करें, शुरू करें। इसमें एक हमारा टॉपिक रहता है नीचे, इंटर डिसिप्लिनरी नेचर, है ना। उससे पहले के दोनों टॉपिक्स हो गए हमारे। इंटर डिसिप्लिनरी नेचर, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विथ डाइवर्स सब्जेक्ट्स। जैसे हम अकाउंटिंग में नहीं पढ़ते थे 11th क्लास में, वो अलग अलग से थ्योरी वाले चैप्टर आते थे कि अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एंड एन आर्ट, ऐसे कर करके याद आ रहा है कुछ। ऐसे ही ये भी है। वो बोलता है कि ऑडिटिंग करने के लिए आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। पहले वो बोलता है अकाउंटिंग की। अब किताब में मत देखो, मेरी तरह देखो, बताओ अकाउंटिंग की नॉलेज क्यों होनी चाहिए? अकाउंटिंग क्योंकि हम ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखेंगे वगैरह। ऑडिट के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज तो उसको चाहिए ना, अगर उसको अकाउंट नहीं आता तो ऑडिट क्या करेगा? हाँ, अकाउंट ओवरड्राफ्ट को एसेट्स में गए लाइबिलिटीज में गए तो अकाउंट्स बनाने आते होंगे तो ऑडिट कर पाएगा, ये तो सिंपल सा था। फिर वो बोलता है प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। बताओ प्रोडक्शन बोले तो कंपनी की प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आप कोस्टिंग पढ़ते हो, कोस्टिंग में आप पढ़ते हो कि भैया कौन सी कोस्ट ऐड होगी, किस चीज़ में ऐड होती है वो। रॉ मटेरियल बनता है आपका, फिनिश गुड्स बनता है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनने तक उसमें कौन सी कोस्ट ऐड करते हो। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोस्ट, ओवरहेड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसको प्रोडक्शन की नॉलेज होगी तो वो समझ पाएगा ना कि प्रोडक्शन में कौन सी कोस्टिंग ऐड होनी चाहिए, क्या क्या अकाउंट्स में दिखाना चाहिए। सही है। फिर इकोनॉमिक्स की नॉलेज की होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए क्या डिमांड सप्लाई होगी। हाँ, डिमांड सप्लाई का क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करते हैं हम, और वो तो पोस्ट वैल्यू कैसे करते हैं, फीफो लिफो। पोस्ट पे एट द एंड AS2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, कॉस्ट और एनर्जी रट्टा मारा का बस। कोस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। एनआरवी बोले तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट में क्या चल रही है उसमें। मार्केट में कितने की बिक सकती है। अगर इकोनॉमी डाउन टर्न पे होगी, इकोनॉमी गिर रही होगी, सब चीज़ों के दाम गिर रहे होंगे, तो उसकी वैल्यू एनआरवी भी डाउन हो। एनआरवी का अंदाज़ा लगा सकता है वो उसके हिसाब से कि कहीं ज़्यादा पे तो वैल्यू नहीं कर रखी, तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज काम आ जाएगी। ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैथ्स की नॉलेज क्यों काम आनी चाहिए? मैथ्स तो छोड़ दिया तुम लोगों ने, पढ़ते भी नहीं। पढ़ा था पेपर ही दे के आया सर, री का पेपर दे के आया। मैथ्स में री का पेपर दे गया। बिजनेस मैथमेटिक्स बताओ, बता रहा था ना, मैं पास करा गया उसी में करा। मैं से तो पास करवा के आया लोगों को। ये री का पेपर देने गया है और ये कह रहा है कि मैं पास करा गया हूँ। हाँ अगली बार 8 जने फिर जाएंगे, इसको गाली देते हो। नहीं सर, पति आंसर बिल्कुल राइट है, गूगल पे भी देखिए। अच्छा तू बता, मैथ्स की नॉलेज अल्टर क्या करेगा? मैथ्स की नॉलेज का देखेंगे रिकॉर्ड्स की भी कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स को छोड़ो, वो मैं बताऊंगा। मैथ्स का क्या करेगा? जमा घटा, कैलकुलेटर नहीं लेके जाएगा। हाँ, वो भी है। सोचो तुम किसी पेट्रोल पंप की ऑडिट करने गए, ठीक है। पेट्रोल पंप में क्या देखोगे तुम? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल देखते हो? कैसे देखोगे, कैसे गिनोगे पेट्रोल का? बाल्टी में डाल डाल के कि 1 मग्गा 2 मग्गा। मेजरमेंट्स देखेंगे, पेट्रोल कैसे लीटर कितने लीटर। अब वो आया, एक टैंकर भर के आया, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल को पूरा फिल कर गया, ठीक है। अब उनका काम है पेट्रोल बेचना। अब आप कैसे वेरीफाई करोगे? आप आए हो 15 दिन बाद कि आज की डेट में कितना पेट्रोल है उसमें, सही है कि नहीं है जो बुक्स में दिखा रखा है। ऐसा तो हुआ नहीं क्लोजिंग स्टॉक पे 0 पेट्रोल होगा। वो तो उतनी दिखेंगे ना जितना बेच दिया। कि मान लो आपने 100 का पेट्रोल भरवाया तो मशीन में रीडिंग आएगी कि 100 का पेट्रोल भर गया इस डेट को। उसके बाद इतने लोग आए, 10-15 लोग आए, इतने का पेट्रोल भरवा के चले गए। उसको आप माइनस तो कर सकते हो ओपनिंग स्टॉक में से। आप वेरीफाई कैसे करो? वॉल्यूम्स का जितना वॉल्यूम, कैसे वॉल्यूम देखते हो? हाँ, पेट्रोल कहाँ स्टोर होता है? टैंक्स, टैंकर में, अंडरग्राउंड टैंक होता है, वहाँ पे स्टोर होगा। तो आप टैंक की मेजरमेंट ले सकते हो, ठीक है। उसमें से ओपनिंग, उसमें देखोगे आप कितना पेट्रोल आता है मेजरमेंट लेके। क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकालना सिखाया था कि हाइट इंटू विड्थ और एटसेट्रा एटसेट्रा, वो वाले फॉर्मूले लगा के आप देख सकते हो कि कितना पेट्रोल उसमें आना चाहिए।
फिर उसमें से कितना भरा गया, तो अब किताब में बुक्स में कितना दिखना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों में मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें सैम्पल लेना होता है, ऑडिटर सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करता है। तो अभी आपके पास पूरा एस्से आएगा, पूरा चैप्टर आएगा जिसमें वो आपको बताएगा कि अलग अलग तरह के सैम्पल्स लेते हैं और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके हम सैम्पल्स लेते हैं। एक बारी मैं काम कर रहा था ऑफिस में, तो जब मैं आर्टिकल था EY में, एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने सैम्पल लिए, उन्होंने चेकिंग करी और बताया कि भाई मेरे को ना कोई गड़बड़ी नहीं मिली, सब कुछ ठीक चल रहा। तो उनके जो सीनियर थे यानी कि हमारे मैनेजर थे, उसको उसने बताया कि देखो सब कुछ ठीक है, मैंने चेकिंग कर ली। तो उन्होंने पूछा सैम्पल कैसे लिए तूने? कह रहे सैम्पल मैंने ले लिए। कह रहे कुछ गड़बड़ी नहीं मिली? कह रहे नहीं। तो कह रहे सैम्पल तूने ऐसे ही ले लिए फुद्दू अपने हिसाब से, बिना काम के सैम्पल थे तेरे, दोबारा से सैम्पल लिए जाएंगे। तो सैम्पल्स भी हम तरीके से लेते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ कि भैया ज़्यादा रिस्की एरियाज़ हैं, वहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। ऐसी अपनी मर्जी से सैम्पल लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हम सैम्पल सोच समझ के लेते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। ठीक है। फिर ऑडिटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट बोले तो क्या फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? वही जो तू पीछे पढ़ के आता भाई, FM। फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए ना भाई, कहाँ से क्या क्या पढ़ते हो उसमें? उसमें ये पढ़ते हैं जैसे हाँ? अब तो ऐसे थोड़ा बहुत ही पढ़ा है भाई, जैसे कौन सी मतलब हमें अगर मान लो Procurement of funds, utilization of funds, ऐसे ऐसा था कुछ। डेफिनेशन में यही था कि अगर मतलब हमें कहीं मतलब मान लो कि उसके पास दो कंपनी है, A कंपनी B कंपनी, तो देखे जाती है हमें कौन सी कंपनी से मतलब लोन लेना चाहिए या फिर हमें कौन सी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह से मतलब। वर्किंग कैपिटल का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैश फ्लो को सही से कैसे रखते हैं, रेशियोज पढ़ी हैं आपने कभी? रेशियोज अलग अलग, करंट रेशियो पढ़ी थी 11th में। तो रेशियोज तुम अभी, हाँ ये फिर से पढ़ने वाले हो तुम FM में। तो रेशियोज देखता है कि सही से उन्होंने प्रेजेंट की हुई है कि नहीं की हुई। अगर उसने रेशियो, उसके करंट रेशियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो कंपनी चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये सारा एनालिसिस करता है। इसीलिए उसको FM यानी कि फिनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होना भी ज़रूरी। सही है। फिर वो बोलता है लो की नॉलेज होना ज़रूरी है। लो में आपने क्या क्या पढ़ा है? कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो कंपनी ने जितनी एसेट्स दिखा रखी हैं, जिस हिसाब से दिखा रखी हैं, क्या वैसे ही वो दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? ऑडिटर लो की नॉलेज होगी तो वो बता पाएगा कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है भी कि नहीं है। समझ में आ रही बात? एक है बिहेवियरल साइंस, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग बोले तो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज। आजकल सब कुछ, हाँ आजकल तो सब कुछ सॉफ्टवेयर पे होता है, हाथ से तो हम कुछ बनाते ही नहीं। तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अमेज़ोन का ऑडिट करने गए तो आपको सारे डेटा से खेलना पड़ेगा, इतना सारा डेटा होगा तो आपको उसको सोर्ट करना पड़ेगा, ठीक से सैम्पल्स निकालने पड़ेंगे, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डेटा प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एंड लास्ट में है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस का मतलब कैसे बिहेव करते हैं। नहीं, देख अब दीपांशु गया क्लाइंट पे, मैडम के पास गया कि मैडम ये डेटा दे दो। मैडम ने कहा 5 बज गए हैं। इसने देखा घड़ी में एग्जैक्ट 5 बज रहे थे। अरे मैडम 5 ही तो बजे, 2 मिनट लगेगी, डेटा निकाल के दे दो। मैडम कह रही 5 बज गए हैं, हमारा टाइम ओवर हो गया, अब तुम जा सकते हो, कल आना। सही है, तो 5 बज के तो हाँ ठीक है। अब स्नेहा गई, अब स्नेहा गई मैडम के पास। मैडम कह रही है, मैडम इसको पता है कि मैडम का एटीट्यूड कैसा है, तो इसने जाके डेटा नहीं मांगा। ये गई मैडम के पास, मैडम के साथ चुगली कहती है उसके बॉस की, उसके मैनेजर की। कह रही है मैडम आपको देखा वो कैसा सा मैनेजर है, कैसे से बात करता है, उसको कुछ तो आता नहीं। वो भी बेचारी अपनी जॉब से दुखी, वो भी इसके साथ, उसको लगा कि इसका और मेरा दुख से मैं दोनों बातें करने लगे। फिर इसने 15 मिनट बाद कहा कि मैडम एक डेटा दे दोगे, वो कल फिर हमको परेशान करेंगे। तो मैडम को लगा कि कहीं इसको वो दुखी ना करे, तो मैडम ने डेटा निकाल के दे दिया 5:15 बजे। हाँ सिंपैथी आ जाएगी। तो ये इसने क्या किया? उसके दिमाग से खेलना, माइंड गेम, दोस्ती करें। तो ऑडिटर को बिहेवियरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए कि लोगों से कैसे अपना काम निकलवाना है, कैसे उनसे बात करनी है, वरना वो डेटा ही नहीं दे के देंगे। ये बेचारा फॉलोअप करता रह जाएगा कि सर डेटा दे दो, प्लीज़ दे दो। इसको ऐसे लगेगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी भीख मांग रहा हूँ कि डेटा दे दो।
तो अगर ऑडिटर को बिहेवियरल साइंस की नॉलेज नहीं होगी, लोगों से बात करने का तरीका नहीं आएगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा। ऑडिटर का काम क्या होता है? सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन में जाना, उन्हीं का काम उठाना और उनको उन्हीं की गलतियां बताना। तो उसको पता है कि आप उसको उसकी गलतियां बताने वाले हो, बल्कि उसके बॉस को बताने वाले हो, तो क्या वो आपको डेटा इतनी आसानी से देंगे? तो आपको चालाकी से उनसे डेटा निकलवाना पड़ता है। इसीलिए ऑडिटर को बिहेवियरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? पढ़ेंगे बारी। देखो, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद डाइवर्स सब्जेक्ट। अकाउंटिंग का आपको समझ में आता है कि ऑडिटर को अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। Hence, a sound knowledge of accounting principles is fundamental requirement for an auditor to conduct audit and express an opinion. फिर उसको प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छा ऑडिटर वो है जिसको समझ में आता है क्लाइंट और उसके बिजनेस फंक्शंस, जैसे कि प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम, मार्केटिंग एक्सेट्रा। कोई भी लाइन, जैसे अभी मैं प्लेन रीडिंग कर रहा हूँ, कोई भी लाइन समझ ना आए तो मुझे बोल देना। उसको इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद ऑल द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट इन विच स्पेसिफिक बिजनेस इज ऑपरेटिंग। इकोनॉमिक्स नॉलेज की होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, इन्वेंट्री वाला एग्जाम्पल दिया था, एनआरवी पहचानने में हेल्प मिलेगी। ऑडिटिंग एंड स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, it is not possible for an auditor to check each and every transaction, so use of statistical methods to draw samples for conducting audit is made. Auditor is also expected to have the knowledge of statistical sampling for meaningful conclusions and mathematics for verification of inventories. उसको मैथ्स भी आना चाहिए ताकि वो इन्वेंट्री सही से वेरीफाई कर सके, और स्टेटिस्टिक्स भी आना चाहिए ताकि वो प्रॉपर सैम्पल्स ले सके और अच्छी कंक्लूजन्स निकाल सके। फिर auditing and financial management, he is expected to have knowledge about various financial techniques such as working capital management, fund flow, ratio analysis, capital budgeting etc. ये सभी आप लोग पढ़ोगे भी अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर वो बोलता है कि लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग एंड लॉ इज अ वेरी क्लोज वन। ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस from the viewpoint of whether or not these have been properly entered into, कि वो सही से बुक्स में दिखाई गई हैं कि नहीं दिखाई गई। It necessitates that an auditor should have a good knowledge of business laws affecting the entity. उसको business laws की knowledge होनी चाहिए। He should be familiar with law of contracts, negotiable instrument act और taxation laws. Taxation laws की उसको knowledge होनी चाहिए ताकि वो देख सके कि proper tax liability उसने calculate की है कि नहीं की है। As the entity is required to prepare their financial statements taking into account various provisions affected by various tax laws. In analyzing the impact of various transactions, particularly from the accounting aspect, an auditor have to have a good knowledge about the direct as well as indirect tax laws. क्या होते हैं सर indirect tax laws? GST और इनकम टैक्स, ठीक है। फिर उसको डेटा प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। टुडे many organizations are carrying out their financial accounting activities with the help of computers. आजकल हर कोई कंप्यूटर पे करता है, which can document, record, collate, allocate and value accounting data and information in very large quantities at very high speed. Amazon पे एक सेकंड में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती है, हर मिनट बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, तो इतना बड़ा डेटा बहुत स्पीडली उसमें एंटर होता है, तो ऑडिटर को उस सब की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसमें से कोई डेटा गलत होगा तो दिक्कत आ जाएगी हमको ऑडिट करने में, तो हम उसकी एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ऑडिटर को चेक करना आना चाहिए कि भैया वो डेटा सही से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द डिपेंडेंस इज ऑन द एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस गिवन टुडे। द कंप्यूटर इज एबल टू कैरी आउट ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज विद कंप्लीट एक्यूरेसी। With such a phenomenal growth in the field of computer sciences, the auditor should have good knowledge of components, general capability of the system and related terms. Computerized information system auditing is developed as a discipline in itself. ये बोल रहा है कि आजकल कंप्यूटर सिस्टम की ऑडिटिंग भी एक अलग से सब्जेक्ट बनता जा रहा है कि हम कंप्यूटर सिस्टम्स का ऑडिट करें कि वो सिस्टम जो है वो सही से डेटा रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा मैडम जी? सही। फिर बिहेवियरल साइंस, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज।
A financial auditor deals basically with the figures contained in financial statement, but he shall be required to interact with a lot of people in the organization. उसको बहुत सारे लोगों से काम पड़ता है, डेटा मांगना पड़ता है. On the other hand, an internal auditor or management auditor is expected to deal with human beings rather than financial figures. One of the basic elements in designing internal controls is personnel. However, even sound control system cannot work unless people are honest. अच्छे से काम करने वाले बताओ, क्या समझ में आ गया? मैडम आपको? मैडम जी नहीं आ रहा है तो पूछते क्यों नहीं हो? कहाँ से समझ नहीं आया बताओ? साउंड इंटरनल कंट्रोल उससे ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई? ह्यूमन बिहेवियर पॉसिबल। अरे नहीं बता रहा हूँ। वो चाटा मार देगी भाई, नहीं मारे। निशान छप गया। फिर तो मैं दिखा दूँ, देख कैमरे में आके कि देखो। अरे देखो मैं बताता हूँ, ये मैंने बताया ही नहीं है तुमको, तुम पूछ भी नहीं रहे हो। मैंने सोचा था अभी ये इंटरनल साउंड कंट्रोल देख। इंटरनल कंट्रोल मतलब वर्कर्स वगैरह तो एक साउंड बन गया है इसमें जो सेकंड वाला है पहले वाला। हाँ रुको मैं बताता हूँ। एक चीज़ तो इसमें ये है कि ऑडिटर को डेटा मांगना पड़ता है, इसलिए उसको लोगों से बात करना आना चाहिए, उसको ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए कि किससे कब कैसे काम निकलवाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि सीए साहब आप तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हो, हमारे इंटरनल कंट्रोल ठीक करा दो ताकि हमारी अकाउंटिंग ठीक से हो सके, हमारे यहाँ प्रोसेस ठीक करा दो, तो क्या वो करा देगा? नहीं कराएगा। क्योंकि वो ऑडिटिंग के लिए आया है वैसे तो। अरे नहीं भैया, करवा देगा। किसी और सीए को बोल किसी देंगे, और से। सीए करा देगा ना। तो आप लोग तो सीए बनने वाले ना, ऑडिटर थोड़ी बनने वाले। तो एक सीए को ये सारी चीज़ें भी आती हैं, तो अगर कोई उससे बोले कि भैया ये सारी चीज़ें करा दो, या फिर एक होता है इंटरनल ऑडिटर जिसका काम ही ये होता है फाइनेंशियल फिगर्स पर रिपोर्ट देना नहीं होता शेयर होल्डर्स को। इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कि प्रोसेसेस चेक करना कि आपकी प्रोसेसेस जो भी आपने बना रखे हैं वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। हर एक जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। आप बैंक जाते हो पैसे जमा कराने, तो एक ही काउंटर पे तो आपका काम नहीं होता, कभी वो आपको इस पे भेजता है, कभी वो उस पे भेजता है। वो इसीलिए भेजता है क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस बनी हुई है, काम बटा हुआ है। तो ऑडिटर को नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की, तो जब ऑडिटर वो ठीक कराएगा उसमें लोग भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना कि भैया आप ये वाला काम करोगे, आप वो वाला काम करोगे। तो आपके इंटरनल कंट्रोल्स भी जब तक ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक लोग सही ना हो, आपको ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज ना हो। जैसे मैंने मैडम का एग्जांपल दिया था कि आप अगर कैफ़े खोलोगे तो आप इसको थोड़ा काम बांटोगे, उसको थोड़ा काम बांटोगे, उसको थोड़ा काम बांटोगे ताकि आपका काम सही से हो। उस काम को करने के लिए लगेंगे तो लोग ही ना। तो अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज नहीं होगी तो आप प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगा पाओ। सही है? पढ़ लो एक बारी और पूछो मुझसे, कुछ पूछना है तो। साउंड इंटरनल कंट्रोल साउंड इंटरनल कंट्रोल का मतलब है स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स। साउंड का मतलब स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, साउंड का मतलब स्ट्रॉन्ग। अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स आपने बना दिए कि भैया तू ये करियो, तू ये करियो, तू ये करियो, एक दूसरे का काम मत करना। लेकिन अगर लोग ही ऑनेस्ट नहीं हैं तो वो व्हाट्सएप करेंगे दूसरे को कि भाई तू आधा बांट लियो, मैं आधा बांट लूँ। वो हो जाएगा, आपका इंटरनल कंट्रोल के धज्जे उड़ जाएंगे। पढ़ो और बताओ। देखो ये वाला टॉपिक ना वैसे तो बेकार सा दे रखा है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, 2-2 लाइन दे रखी है हर एक में। लेकिन हाँ, ये जो नीचे 3 बड़े लिखे हुए ना, ऑडिटिंग एंड लॉ, डेटा प्रोसेसिंग, बिहेवियरल साइंस, इसमें सिर्फ 2-2 लाइन दे रखे हैं मॉड्यूल में। लेकिन उन्होंने जब क्वेश्चंस पूछे थे प्रीवियस एग्जाम्स में तो इतना सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए मैंने यहीं पर डाल दिया। अच्छा, मतलब अपने आंसर की में इनको दे रहा है। आंसर की में दे रखा था, बुक में नहीं दे रखा था। चला क्या। अगले टॉपिक क्या है? क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, पेज नंबर 7। बीच का देख लो, कोई भी टॉपिक छूट गया क्या? यस। कौन सा? ये पर्पस जैसा ही है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव्स,
मैं पढ़ा दे रहा हूँ, पढ़ो ना। ये तो ऐसे ना स्विंग ऑफ कर देते मेरी सबकी तरह बात है। तो ये गमछा ओढ़ ले, ठंड लग रही है। और क्या तो गमछा ओढ़ ले, ठीक है चलो पढ़ा दो। इसका टेम्परेचर आगे कर देता हूँ। कर दे जो करना है, देख कर ले जो करना है। 21 ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ठीक है। ऑडिट क्यों आया था, क्या दिक्कत आई थी मार्केट में, ट्रस्ट इश्यूज आए थे, है ना। तो ऑडिटिंग से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। तसल्ली मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ऑडिटर का काम क्या हुआ, तसल्ली देना। तसल्ली कब दे पाएगा वो, जब वो ऑडिट कर देगा। ऑडिट कर लेगा, जब उसको खुद को तसल्ली आ जाएगी तो वो दूसरे को तसल्ली दे देगा, ठीक है। और ऑडिटर क्या बोल के बताता है फ़ोन पे, रिटर्न रिपोर्ट देता है। तो ऑडिटर के दो काम हो, पहला खुद तसल्ली लेना और फिर दूसरा सामने वाले को तसल्ली देना लिख के, ठीक है, रिपोर्ट इशू करके। बस यही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। देखो, इन कंडक्टिंग ऑडिट, एक सेकेंड, इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थर्ड लाइन से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud and error. मटीरियल समझ में आता आपको, इम्पोर्टेंट नहीं जी, वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं। मटेरियल मतलब 10 रुपए वाला एग्जाम्पल, 20 रुपए के चाय के बिल वाला एग्जाम्पल नहीं वही दिया बात तो मटेरियल इंटेंडेड यूज, मैंने आपको चीज होना 100 करोड़ वाला एग्जांपल। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि इंटेंडेड यूजर्स का डिसीजन अगर बदल सके किसी चीज से तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल। तो इम्पोर्टेंट ही वाला है। 20 रुपए की चाय इसकी डेफिनेशन में लिखा है विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात समझ में, हर किसी लोग के लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन ऑडिटर देखेगा कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके डिसीजन पे अगर इफेक्ट आ सकता है तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल। मिस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आता है, क्या होता है, स्टेट करो, गलतियाँ कैसे कैसे हो सकती हैं बताओ। ओमिशन एरर, क्या तो कुछ छूट हो जाए, सकता है, हम्म। जान के भी कर सकते हैं, कुछ तो चीज़ कि वो भूल जाएगा या फिर वो जान के भी कर सकता ओमिट है। में आ गया ना, भूल गया तो हाँ, ओमिशन या फिर omission एरर। और मैं बताता हूँ कैसे हो सकती है। 4 तरह की गलतियाँ हो सकती हैं, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। ACPD बोलो, ACPD। ए बोले तो अमाउंट, अमाउंट में गलती हो सकती है। सी बोले तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब लाइक करंट एसेट को नॉन करंट, करंट को नॉन करंट में डाल दिया, एसेट को या फिर लाइबिलिटी को, करंट लाइबिलिटी को नॉन करंट में डाल दिया। अमाउंट ये लिखा हुआ है मैडम ACPD, अगर आप लिखना चाह रहे हो कहाँ मैं बताऊंगा ना, रुको। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट आपने गलत कर दिया या कोई डिस्क्लोजर छोड़ दिया, ठीक है। तो गलती कब होगी, एक चीज़ है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और एक जो आपने किया, अगर उसमें कुछ डिफरेंस आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि गलती है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, जैसा चाहिए था और जैसा है, जैसा होना चाहिए था और जो हुआ उसके बीच के डिफरेंस को हम बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। पढ़ा दूँ एक बारी, लास्ट पेज पे आओ। बिल्कुल लास्ट पेज पे देखो, मिस स्टेटमेंट दिख रहा है। द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो हुआ और जो होना चाहिए था। दिख रहा है उसमें नीचे मैंने लिखा हुआ हिंदी में, जो हुआ और जो होना चाहिए था के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। आए वापस अपने टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे हम लोग। टू ऑब्टेन, क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर के, पहला तसल्ली करना, तसल्ली लेना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। पहले खुद तसल्ली लेना, ऑब्टेन मतलब लेना, और फिर टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर,
thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with AFRF. And B, to report on the financial statement and communicate as required by SS in accordance with auditor's finding. कि जैसा ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आपको बताना है, वैसे वैसे वो बता दे। बात समझ में आई? अब बढ़े आगे। अब देखो पेज नंबर 7 तक कोई टॉपिक रह गया क्या हमारा? आठ तक, सात पढ़ाया था मैंने, देखो पढ़ के देखो। कोई नहीं, और देखो कुछ रह रहा है? एंगेजमेंट कल तो बताया था, वो जो तुम अंगूठी का निशान कर रहे थे। हाँ, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर पेज नंबर 7 पे ना, ये पढ़ रहे हैं हम। और ये ऑडिट मैनेजर वाले ये हो गया, ये मेरा हो गया। मैं एक मिनट, तुमको जो नहीं कराया एक बारी क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ते हैं, फिर तुम टॉपिक का नाम बोलना, मैं करा देता हूँ, ठीक है? क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, एक ऑडिटर को कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने जितनी तारीफ थी दुनिया भर की सब कर दी यहाँ पे कि एक ऑडिटर को ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता या नहीं होता वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जितनी तारीफ थी इन्होंने सब कर दी कि एक ऑडिटर को समझदार होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, ऑनेस्ट तो दुनिया हाँ सब लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो टैक्ट बोले तो कि बात करने का तरीका, लोग चतुराई, काम निकलवाने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन फर्मनेस, अपने दृढ़ निश्चय, गुड टेम्पर, गुस्सा ना करे कि थोड़ा सा काम रह गया मेरे से नहीं हो रहा, चलो मैं नहीं कर रहा, ऐसी बातें ना करे। इंटीग्रिटी बोले तो ऑनेस्टी, डिस्क्रिशन यानी कि अपनी एक ओपिनियन होनी चाहिए, इंडस्ट्री का जजमेंट आना चाहिए, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस और भरोसेमंद होना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन का मतलब कि समझदार लगा लो तुम। इतनी सारी चीज़ें लिख दी। फिर ये बोलता है कि ऑडिटर जो है अपना वो खानदानी आदमी होना चाहिए, शाइन ऑफ कल्चर होना चाहिए, ऐसे चिंदीगिरी नहीं करना चाहिए कि 10 रुपये का 1 रुपया दे दो फाइन, 10 रुपये का चाय का बिल, तूने 2 चाय कैसे पी ली, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इन एडिशन ही मस्ट हैव अ शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग ग्रेट हाइट। ठीक है, बीच में एक लाइन लिखी हुई थी कि इन शॉर्ट ऑल दी पर्सनल क्वालिटीज दैट गो टू मेक अ गुड बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ अ गुड ऑडिटर। एक अच्छा बिजनेसमैन भी कैसा होगा कि भैया उसको लोगों से काम निकलवाना आता होगा, उसके पास पेशेंस होगा, वो जिसने जो सोचा होगा वो वही करेगा, वो फर्म होगा अपने डिसीजन पे, अच्छे डिसीजन ले पाएगा। वही सारी बातें जो एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए एक ऑडिटर में भी होनी चाहिए। सही है। फिर हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। एक ट्रस्ट की पोजीशन होल्ड करता हो, अब विजय माल्या जाएगा ऑडिट करने, तो क्या तुम उस पर ट्रस्ट करोगे? उसके बिजनेस में पैसे डुबा दिए थे, तो उस पर एक ट्रस्ट की पोजीशन होल्ड करता हो। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। सही है। एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल इट्स ब्रांचेस इज सिन क्वा नॉन, यानी कि अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की जितनी भी ब्रांचेस हैं उसकी नॉलेज तो उसको होनी ही चाहिए, वो बहुत नेसेसरी है। सिन क्वा नॉन का मीनिंग मैंने लिख रखा है नेसेसरी। सही है। ये नॉन इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, हालांकि एक आधे क्वेश्चन है इसके भी क्वेश्चन बैंक में। अब और आगे बढ़ो, देखो कुछ रह गया क्या? पेज नंबर 12 पे रह गया मेरे हिसाब से टॉपिक। क्या? ऑडिट मैंडेटरी और सिंपल सा है। सिंपल सा है, बता। इसे सुना भाई, सुना। ऑडिट इसमें पहले से बताओ, ऑडिट मैंडेटरी होता है या नहीं होता? तो बता दे। हैं? नहीं होता। हाँ नहीं नहीं होता, पता है क्यों? अरे देखो मैं बता देता हूँ, सुन जा। ऑडिट मैंडेटरी या वॉलेंटरी कैसा होना चाहिए मैडम? जब हमने ऑडिट के इतने सारे फायदे पढ़ लिए, क्या है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट बताओ। हाँ, ये मतलब कि सबको एक कॉन्फिडेंस देता है। 3 तू बताएगी, 3 तू बताएगा, ठीक है? हाँ बता। कॉन्फिडेंस देता है, उसके बाद ये हेल्पफुल है गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटीज मतलब देख सके कि किसको कितना टैक्स पे करना है। और लैंडर्स के लिए भी फायदेमंद है, लैंडर्स और बैंकर्स के लिए
whether to lend money or no. moral check on employees, Hmm. provision and detection of fraud, और एक है independent mechanism. एक और क्या pointing out that तो हो गया चलो छोड़, provision सुनो सुनो सुनो। अलग अब इतने सारे अलग अलग तरह के लोग, शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा, अंबानी जी को भी फ़ायदा, नए बिजनेसमैन को भी फ़ायदा, बैंक को भी फ़ायदा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा। जब इतने सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है ऑडिट से, तो क्या ऑडिट हर कंपनी पे लगा दें? शायद टर्नओवर देखते हो टर्नओवर देखते हैं, लगानी चाहिए क्या नहीं लगानी चाहिए? पहले आगे नहीं लगानी, क्यों नहीं लगानी चाहिए? मेरे सामने क्योंकि वो छोटी कंपनी है उसका भी छोटी कंपनीज पे नहीं क्योंकि अब देखो जैसे क्योंकि अब देखो सर- फाइल करने की भी अलग-अलग डेट होती है। हाँ एक 31 जुलाई, एक 31 अक्टूबर। हाँ, इसको ऑडिट नहीं करवाना हो 31 जुलाई को करवा दो, इसको करवाने हो मतलब कि ऑडिट सबके लिए तो नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि सर अभी हम सीए करेंगे, 5 साल घिसने के बाद हम किसी कंपनी में जाएंगे, वो बोलेगा 7-10 हज़ार फीस में ऑडिट कर दो, तो करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो छोटी कंपनी तो हमारी फीस ही अफोर्ड नहीं कर पाएगी। भाई तो मान लो कुछ कंपनी अभी स्टार्ट ही हुई है तो और मतलब उसमें कुछ नहीं है तो ऑडिट और फिर- एक्सपेंसिव हो जाएगा मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा। नया बिजनेसमैन गया था बैंक के पास कि भैया मेरे को लोन दे दो। बैंक वाले क्या कह रहे थे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा नहीं करते, ऑडिट करा के लाओ। ठीक है, अब सोचो अगर नया बिजनेसमैन उनको बोले कि भैया मैं तो कराना नहीं ऑडिट, ऑडिटर बहुत फीस मांगता है, अपना लोन रखो अपने पास, मैं लेके चला अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और कहीं से जुगाड़ कर लूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक को कोई दिक्कत है? पब्लिक का तो पैसा लगा ही नहीं हुआ। बैंक को कोई दिक्कत है? बैंक का भी कोई पैसा नहीं लगा हुआ, अभी तक तो लगाया ही नहीं पैसा। तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं, तो हमें ऑडिट छोड़ देने से, उस पर मैंडेटरी ना करने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं। एक स्कूल है, वो बोलता है सरकार को कि हम एजुकेशन करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, तो हमें ना थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, आप थोड़ी ग्रांट दे दो। आपको पता है ग्रांट देती है गवर्नमेंट मदद करने के लिए, तो सरकार बोली कि लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटेड लाना, वरना तो तुम कुछ भी डाल के बता दोगे। स्कूल कह रहा है कि अपनी ग्रांट अपने पास रखो, हम नहीं करा रहे ऑडिट, हमको चाहिए ही नहीं तुम्हारा पैसा। तो अब किसी को कोई दिक्कत है क्या? सरकार ने पैसा दिया ही नहीं, शेयर होल्डर ने पैसा लगा ही नहीं रखा, तो जब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं तो मैंडेटरी करके मतलब ही क्या? अगर वो नहीं कराना चाहता तो मत कराए। लेकिन कहानी थी जो हमने सुनी थी सबसे पहले कि एक लड़का दूसरे देश में गया था, तो किसका नुकसान हुआ था? देश का नुकसान हुआ था। क्या नुकसान हुआ था? उनकी करेंसी पे हिला दी थी, सरकार का नुकसान हुआ था। यहाँ पर सरकार खुश हो रही थी कि ऑडिट कराएंगे। क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि उनको पता था कि हमें टैक्स मिल कि जाएगा। अब टैक्स लायबिलिटी सही डिटरमाइन हो जाएगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि साहब अगर आप ऐसे मैंडेटरी नहीं करोगे, वॉलंटरी कर दोगे, तो फिर टैक्स की चोरी होने लगेगी। तो हम तो नहीं मान रहे, तो हमें तो मैंडेटरी कराना है। तो एक लिमिट से ऊपर वाले बिजनेस पे हमने मैंडेटरी करा दिया कि भैया 10 करोड़ से ऊपर जिसकी टर्नओवर है, तुम तो ऑडिटर की फीस अफोर्ड कर सकते हो, तो तुम तो ऑडिट कराओगे ही कराओगे। तुम टैक्स की चोरी भी करना चाहोगे क्योंकि तुम्हारा टैक्स ज़्यादा बनेगा, तो तुम तो ऑडिट कराओगे। तो इनकम टैक्स ने कहा कि उन कंपनीज के लिए जिनके पास 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, उनके लिए मैंडेटरी। ठीक है, फिर चलो ठीक है, शेयर होल्डर्स बैठे थे पेड़ के नीचे, अंबानी जी खड़े थे गुरु जी के पास। उन्होंने कहा अंबानी जी आपके पिताजी ने हमारे इतनी मदद करी, कंपनी इतनी बड़ी करी, आपके पिताजी कहाँ कुछ गलत काम करा, चोरी वोरी कुछ नहीं करी, तो हमें आप पे अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा, आप मत कराओ ऑडिट। चलेगा? क्यों? शेयर होल्डर का पैसा लगा है, वो बोल रहा है कि मत कराओ ऑडिट। अंबानी जी कह रहे ठीक है नहीं करा था, बताओ। अभी लिमिट भी तो लगाई है, बोला था लिमिट लगा दी, उससे ऊपर तो ऑडिट कराना नहीं। चलो इनकम टैक्स वाली बात को साइड में रखते हैं एक बारी, उसके अलावा नहीं क्या नहीं करा नहीं करा है? एक शेयर होल्डर के कहने से क्या होगा? एक से देखो शेयर होल्डर्स सब कह रहे हैं कि चलो अंबानी जी हमें आप पे अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा मत कराओ। अंबानी जी कह रहे नहीं कराता। अभी तक तो अंबानी जी सब कुछ सही कर रहे थे, आगे का क्या भरोसा? आगे का क्या भरोसा? फ्यूचर इवेंट। कल को अंबानी जी के मन में आया चोर, वो भी सारे पैसे इकट्ठे करके और भाग गए माल्या के पास, तो अब लोग किसको गाली देंगे? मनी को अंबानी को देंगे। और कौन कह रहा था खड़े खड़े कि अंबानी जी, तो अपने आप को तो गाली देंगे नहीं, उनको तो लग रहा था कि हम बहुत समझदार हैं। गवर्नमेंट को क्यों? हाँ, वैसे भी यहाँ पे क्या कुछ भी होता है, गवर्नमेंट को गाली देते हैं। इंडिया में कुछ भी होता है गवर्नमेंट को गाली देते हैं। सच में। हाँ, तो वो मोदी जी को गाली देंगे? मोदी जी ने तो कुछ किया भी नहीं, उनका लेना देना भी उनका लेना देना भी नहीं था, गाली उनको पड़ रही है।
वोट उनके कम हो जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा भैया देखो, जिस भी कंपनी में शेयर होल्डर का पैसा लगा है तुम तो ऑडिट कराओगे ही कराओगे, यानी कि लिस्टेड कंपनी जो है उनको तो ऑडिट करानी ही करानी है। कल को तुम तो कह दोगे सरकार ने भाग नहीं दिया, मिले हुए हैं, राहुल जी तो वैसे ही कहते रहते हैं मोदी जी मिले हुए हैं अडानी के साथ, अंबानी के साथ, कल को कुछ हुआ तो फिर मोदी जी पे आएगी। तो इसीलिए लिस्टेड कंपनी जो भी है उनका ऑडिट मैंडेटरी है। बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या सब पे मैंडेटरी है? क्या किस किस पे मैंडेटरी है? एक तो लिस्टेड कंपनीज पे जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। बाकी कोई कराना चाहे तो करा ले, बेनिफिट है, क्योंकि उसको लगता है कि भैया मेरे को अपने एम्प्लॉइज पे भरोसा नहीं, चेक हो जाएगा, ये सब वो सब, लोन चाहिए, ग्रांट चाहिए, करा ले, नीचे तो मत कराओ। सही है? देखो एक बारी बड़े, कौन सा पेज नंबर है मैडम? 7। और सर आपका भी कोई टॉपिक छूट रहा हो तो बता दो, अभी कवर कर लेंगे। हाँ वो भी करा, एक बारी पढ़ तो नहीं 7 पे, पेज पलट रहे हो। It is not necessary that audit is always legally mandatory. There are entities like companies who are compulsorily required to get their account audited under law. Even non-corporate entities may be compulsory requiring audit of their accounts under tax laws. कुछ entities हैं जिनको compulsory कराना पड़ता है, जैसे कि listed entities। बात समझ में आई? कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिनको कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में हर एक पर्सन को अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं अगर उनकी टर्नओवर एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर जाती है, विच इज़ 10 करोड़। बात समझ में आई? ये लिमिट चेंज होती रहती है, आज के टाइम पे 10 करोड़ है, आगे चेंज भी हो सकती है। पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, अब नहीं है, अभी 10 करोड़। मेरे को टैक्स लॉज की बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है 10 करोड़ याद करना, ये सिर्फ आपके लिए लिखा हुआ मैंने। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम एंटिटीज लाइक स्कूल्स मे बी रिक्वायरिंग टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रांट और असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर उसको ग्रांट की असिस्टेंस चाहिए हो, गवर्नमेंट कहती है ऑडिट कराओ, तो वो करा ले। या फिर ऑडिट मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी एंटिटीज़ करा लेती हैं ऑडिट खुद से, क्योंकि उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। Many such concerns have their internal rules requiring audit due to the advantages flowing from audit. अब समझ में आ गया मैडम? कोई और दिक्कत परेशानी? सर आपका कौन सा टॉपिक रहता है? स्कोप ऑफ ऑडिट, बट इट डज नॉट इंक्लूड्स। कौन सा पेज नंबर है? 4। देखो आप ऑडिट करने जाओगे तो उससे क्या मांगोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने क्या पढ़ा अब तक इंटर में? क्या क्या पढ़ा आपने? कॉमर्स में टैक्स पढ़ लिया, लॉ पढ़ लिया, अकाउंट पढ़ लिया, कॉस्ट एफएम पढ़ लोगे आप, ऑडिट पढ़ लोगे आप। क्या आपने कहीं पे ये पढ़ा कि बिल्डिंग की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कि फ्रिज की वैल्यू कितने का है बताओ? कैसे? इसको तो कबाड़ी वाला भी नहीं देगा। ऐसे कैसे? क्या फ्रिज की वैल्यू कह रहा था भाई मैं, फ्रिज की वैल्यू कह रहा है, रिंग लाइट महंगी बिक। तो आपको पता है कि एसी की वैल्यू कितनी है आज के टाइम में मार्केट में? आप देख के बता पाओगे? क्या? नहीं बता पा। अगर हाईवे पास में तो उसकी वैल्यू करोड़ों में है। एग्जैक्ट वैल्यू बुक में क्या लिखेंगे वो आप बता पाओगे क्या? अरे ठीक है। जस्ट आप क्या कभी तुझे पता नहीं हो? पता भी हो तो कंपनी में बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीनें होती हैं, अलग अलग जगह पे लैंड बिल्डिंग्स होते हैं, तो आप सबकी वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि आप प्रोफेशनल वैल्यूअर नहीं है। एक प्रोफेशनल वैल्यूअर होता है जो लैंड की वैल्यू बताता है, बिल्डिंग की वैल्यू बताता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी। ठीक है? तो आप अगर ऑडिट करने जाओ और मैनेजमेंट कहे कि सर देख लो हमने 10 करोड़ डाली है वैल्यू बिल्डिंग की, ठीक है ना, आपकी गारंटी, क्योंकि आपने साइन करा है, हमने 10 करोड़ डाल रखी है और आपने साइन कर दी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, तो क्या आप वो वाली जिम्मेदारी ले पाओगे? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, आपको चेक भी नहीं करनी आती। तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑडिटर से कि वो ऐसी कोई ड्यूटीज़ करे जो उसकी कॉम्पिटेंस के बाहर हो। समझ में आ रही है बात? ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। Example, physical condition of certain assets like that of a machinery or suitability and life of civil structures
like building cannot be determined by him. An auditor is not an expert in authentication of documents. अगर मैं आपके सामने 2 डॉक्यूमेंट्स दूंगा और आपको कहूँगा कि आप देख के बताओ कौन सा असली कौन सा नकली, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमने नहीं सीखा है डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन करना कि कौन सा डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कौन सा नहीं, हम नहीं बता सकते. एंड लास्ट पॉइंट कि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है. हम उससे गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खिलवा सकते, ओथ नहीं दिलवा सकते, हमारे पास कोई लीगल पावर नहीं है सर्च किया स्टेटमेंट से कोड करने की. तो इसीलिए ये भी ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है. समझ में आएगा? आगे बढ़े, बताओ कौन सा टॉपिक रह गया और कुछ नहीं रहता कुछ तो नहीं, लास्ट में रहता बस वो एक्सक्लूसिव और वो हाँ लास्ट में आ जाओ. पेज नंबर 12 पे तू देख ले तेरा ऑप्शन था. ऑडिटर क्या क्या करता है? ऑडिट करता है अपनी assurance ऑडिट रहता है. और क्या करता है? ऑडिट तो करता ही है, और क्या क्या करता है? क्या करेगा और? रीजनेबल एश्योरेंस देता है. वो तो उसमें ही आ गया, ऑडिट में क्या होगा. मैंने तुमको बताया था कि रिव्यू करता है, हाँ, रिव्यू भी करता ऑडिट भी करता है, रिव्यू भी करता है. और मानी जी को क्या कहता है ऑडिटर कि तू पैसा फेंक के मार, मैं सब करेगा. तो क्या सब में क्या आता है? है, रोल भी करता नहीं, वो कहेगा अम्बानी जी बोले अकाउंट्स बनाओ, तो क्या वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं पैसा मिलेगा तो बनाएगा. सीए बनाएगा ना, सेम ऑडिटर नहीं बनाएगा, लेकिन कोई और तो बना ही सकता है. तो एक सीए क्या क्या करता है? ऑडिट करता है, ऑडिट करता है और टैक्स लायबिलिटी निकालता है, टैक्स का काम भी कर देता है, अकाउंट्स भी बना देता है, रिव्यू भी कर देता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अश्योरेंस भी दे देता है, इंटरनल कंट्रोल भी सेट करा देता है. उसको जो मिलता है मजदूर दिहाड़ी की तरह सब कर लेता है. बात समझ में आई? ठीक है, दिहाड़ी ज़्यादा मिलती है, चिंता मत, सब कर लेता है ऑडिटर. अब एक बात बताओ, अगर सीए सब कर लेता है तो आईसीआई ने क्या करा था ताकि उसका नाम खराब ना हो, कि कोई भी अपनी मर्जी से ना करे? स्टैंडर्ड्स लगाए थे. ठीक है, आईसीआई ने तो अपने स्टैंडर्ड्स लगा दिए. अब अगर वो सीए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम ना करे तो किसका नाम खराब होगा? एक तो आईसीआई का होगा, और जिस फर्म में वो काम कर रहा होगा, जिस कंपनी में वो काम कर रहा होगा, उसका भी नाम खराब होगा. तो इसीलिए आईसीआई बोलता है कि फर्म वालों, जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, कि आपको अपनी फर्म के अंदर एसक्यूसी लगाना है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लगाना है. ठीक है, कि आप हर एक चीज़ की क्वालिटी मेंटेन करके रखोगे. आपके यहाँ जो भी काम हो जाएगा वो चेक होके जाएगा, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रखोगे, उसकी अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ बनानी है. ये अभी हम पूरा पढ़ेंगे अगले चैप्टर में SQC 1, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा. देखो एक बारी पढ़ के देखते हैं. बेसिकली ये है कि एक सीए फर्म का जो भी पार्टनर है वो अपनी फर्म में पॉलिसीज़ लगाएगा ताकि हर एक काम की क्वालिटी मेंटेन रहे. बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. ये एक ही बना है सिर्फ, SQC 1, उसके बाद कोई नहीं, SQC 1 ही है सिर्फ. SQC have been issued to established standards and provide guidance regarding a firm responsibilities for its system of quality control, for the conduct of audit and review of historical financials, and for other assurance and related services engagement. देखो क्या क्या बताया इस लाइन में उसने, किस चीज़ के ऊपर SQC 1 लगेगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऑडिट के ऊपर, उसके रिव्यू के ऊपर, और अश्योरेंस के ऊपर, जो भी अश्योरेंस देगा और रिलेटेड सर्विसेज देगा. नहीं मिला? मैं तो बता. पढ़ो इसको एक बारी पढ़ो. अ फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लगाने के लिए, ताकि जो ऑडिट कराया जाएगा फर्म के लोगों के द्वारा, रिव्यू करा जाएगा फर्म के लोगों के द्वारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, अदर अश्योरेंस दी जाएगी और रिलेटेड सर्विसेज दी जाएंगी, उन सब की क्वालिटी मेंटेन रहे. बात समझे आई? SQC 1 have been issued in this regard. It requires auditors practitioner to establish a system of quality control. कि एक सिस्टम होना चाहिए ताकि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे. सिस्टम किस तरह से हो सकता है कि भैया कोई भी रिपोर्ट क्लाइंट पे जाएगी तो उससे पहले पार्टनर उसको रिव्यू करेगा,
या अगर बहुत सारी टीम्स हैं तो एक टीम के मैनेजर ने जो रिपोर्ट बनाई है वो दूसरा मैनेजर एक बार ही रिव्यू करेगा, तब भेजेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी। तो उससे पता चलता रहेगा कि भैया ऑडिटर्स या फर्म में काम करने वाले लोग भी अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है मैडम? So that the firm and its personnel comply with the professional standards and regulatory and legal requirements and report issued are appropriate. Its basic objective is that while rendering services to which engagement standards apply, there should be a system of quality control within firms to ensure compliance with professional standards and legal requirements. ये एक सिस्टम होना चाहिए कि हर एक बंदा स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई करे, लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करे। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर्स इश्यूइंग ऑफ अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। अगर एक सिस्टम होगा क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए तो आपके लोग जो रिपोर्ट्स इशू करेंगे वो सही इशू करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया चेक होनी है मेरी रिपोर्ट पहले जाने से पहले। बात समझ में आ रही है? फर्दर इट इज़ ऑल्सो टू बी रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू बी अप्लाइड फॉर ऑल सर्विसेज कवर्ड बाय एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब आप प्लीज़ मुझे बताएंगे? क्वालिटी कंट्रोल अच्छा वाला रहेगा। हाँ हाँ, बोलता क्यों नहीं है, बोला करना। क्वालिटी कंट्रोल मतलब हर जगह हर फील्ड में सारे पे लगाए जाते हैं बंदे देख अच्छे से काम करें। मैडम आप बताओगे ज़रा। देखो मैंने अभी तो बताया ना कि एक सीए क्या क्या सर्विसेज देता है। पैसा सेक्टर हाँ, क्या क्या देता है बताओ? ऑडिट Audit? टैक्स नहीं, चार चीज़ें मैंने बताई आपको। ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज में सब आ गया, टैक्सेशन, इंटरनल कंट्रोल एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इन चारों की क्वालिटी क्या मेंटेन करनी पड़ेगी हमको? तो ये बोल रहा है कि SQC1 फर्म वाले लगाएंगे ताकि चारों चीज़ों की क्वालिटी मेंटेन रहे। जैसे हर एक टीम में मैनेजर छुपा रहता है, वो काम चेक करता रहता है। हाँ। उनका काम वो मैनेजर, उनका काम एक और बार पार्टनर से रिव्यू होके जाएगा या कोई दूसरी टीम के सीनियर मैनेजर से रिव्यू होके जाएगा। इस तरह की पॉलिसीज़ को हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। समझ में आ रहा है मैडम? सुपरविजन। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी किसी भी तरह की? कुछ तो है बोलना, आ रहा है समझ में? एक बारी फिर से पढ़ के देख लो, कुछ पूछना है तो मैं बता देता हूँ। मतलब ये है कि इन सारे कामों के लिए मतलब ये SQC लगाया जाता है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं। तो सब थोड़ा मतलब कंफ्यूजन सा हो रहा Basic है, क्या basic है। मतलब क्या होगा थोड़ा हिंदी में बताओ। तान्या मैडम है, तान्या मैडम के नीचे मान लो 4 आर्टिकल काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 आर्टिकल काम करते हैं। अब एक आर्टिकल को मैडम ने भेजा ऑडिट पे कि तो ऑडिट करके आ। एक को मैडम ने भेजा कि भैया तू रिटर्न भर के आ। एक को मैडम ने भेजा कोई और काम बताओ। कुछ भी फाइल देख मान लो उसको भेजा है रिव्यू करके आ। ठीक है, 3 काम बोल दिए। या फिर एक बंदे को लोन चाहिए था, मैडम ने कहा कि भैया देख के आ कि उसने लोन के डॉक्यूमेंट वाली फाइल सही से बनाई है कि नहीं बनाई, क्योंकि हमको बैंक को सबमिट करनी है साइन करके। 4 आर्टिकल को 4 काम दे दिए। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई और दिक्कत परेशानी? अब चारों आर्टिकल ने अपना अपना काम करा। ठीक है, जिसको ऑडिट करने भेजा था आर्टिकल को, उसको अब पूरे स्टैंडर्ड्स नहीं पता अभी तक, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकल आए। ठीक है, जिसको लोन की फाइल देखने भेजा था कि भैया उसकी लोन की फाइल सही है कि नहीं है, कोई फिगर्स में मैच तो नहीं है, या फिर ITR भरने भेजा था, तो मैडम को देखना पड़ेगा ना कि भैया ये लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो तो ITR भराया, परसों इनकम टैक्स का नोटिस आ गया डिपार्टमेंट का कि ये क्या कर दिया तुमने, तो कौन फंसेगा? तान्या मैडम। आर्टिकल पे तो कोई नाम नहीं आएगा। तो तान्या मैडम चाहेगी ना कि मैं
पहले इन लोगों पे कंट्रोल लगाऊं, इन क्वालिटी कंट्रोल करूं कि इनका काम रिव्यू होके जाए। अब मान लो शिखा मैडम है, वो कंसल्टेंट है यहाँ पे, वो सीए हैं, तो तान्या मैडम कहती है कि शिखा मैडम आप इन दोनों का काम रिव्यू करना जरा, एक लोन की फाइल वाले का और एक ही ITR वाले का। ऑडिट जो कर रहा है उसका काम मैं खुद रिव्यू कर लूँगी, ये चीज़ हो सकती है। तो ये क्या बताया मैडम ने, आर्टिकल्स को बोल दिया कि भैया ITR पे सबमिट का बटन मत दबा दियो जब तक तान्या मैडम से अप्रूवल नहीं ले लेती। तो ये क्या है, ये एक पॉलिसी है जिससे कि क्वालिटी मेंटेन करने में मदद मिल रही है। अब बात समझ में आ रही है। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल कहता है कि फर्म को अपने अंदर पॉलिसीज एस्टैब्लिश करनी चाहिए ताकि उनका काम क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो। और किस किस तरह की पॉलिसीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैडम को लगता है कि यार आर्टिकल ना सही से काम करती नहीं है, तो अब से हम सिर्फ CAs हायर करेंगे। आपको पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डिग्री वाले लोगों को हायर करती हैं, है ना, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डिग्री वाले लोगों को हायर करती हैं। और कुछ कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भैया CA फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होना चाहिए या फिर रैंकर होना चाहिए, सिर्फ उसी को लेंगे। वो क्यों बोलते हैं ऐसा, वो क्यों चाहते हैं कि एक डिग्री वाला बंदा, एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा हमारे पास आए? उनको पता है कि अगर एक पढ़ा लिखा बंदा आएगा तो वो सही से काम करके देगा। तो ये भी एक पॉलिसी है कि भैया हम CA से नीचे लोग अपॉइंट ही नहीं करेंगे, हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। बात समझ में आई? तो SQC1 सिर्फ इतना कहता है कि आप अपनी फर्म में अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाओ ताकि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे। अब कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी मैडम? कुछ भी अब क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़े आगे। Duties in relation to engagement and quality control standards. It is the duty of professional accountant to see standards are followed. देखो, अब वो बंदा जो ऑडिट करने गया था, आर्टिकल जो ऑडिट करने गया था, ठीक है, ऑडिट में एक चीज़ होती है कि भैया लिखा हुआ है अकाउंट्स में कि हमने इस डेटर से 5 लाख रुपए लेने। तो एक ऐसे होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो बोलता है कि भैया आप उस बंदे से ही पूछ लो कि तूने इनके 5 लाख रुपए देने हैं कि नहीं देने। सही है, आप चिट्ठी लिखने लगे उस डेटर को कि भैया तू ये बता जरा तूने कंपनी के 5 लाख रुपए देने हैं क्या। तो मैनेजमेंट आई, मैनेजमेंट ने कहा कि साहब मत भेजो, चिट्ठी मत भेजो, अनर्थ हो जाएगा। आपने कहा कि क्यों, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि तूने पैसे देने हैं कि नहीं देने। कह रही कि साहब केस चल रहा है हमारा, उसका और मेरा, हम कह रहे हैं कि 5 लाख देने हैं, वो कह रहे हैं कि 4 लाख दूंगा क्योंकि क्वालिटी सही नहीं आई थी, कुछ गुड्स कम आए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, या वारंटी एक्सपायर हो गया, कुछ भी है। वो कह रहा है कि 4 लाख देने, हम कह रहे हैं 5 लाख देने। अगर आप चिट्ठी भेजोगे तो वो चिट्ठी को हमारे खिलाफ कोर्ट में ले जाएगा और कहेगा कि देखो ये फालतू में परेशान कर रहे हैं, जबकि हमारा तो केस चल रहा है, तो उसका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, रियल लाइफ में हो सकता है, ठीक है। तो अब ऑडिटर को मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि आप एक पर्टिकुलर एसए को फॉलो मत करो, तो अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ट्राई करेगा कि मैं कहीं और से कोई एविडेंस ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उससे 5 लाख रुपए लेने हैं तो आपने सामान भेजा होगा, तो ऑडिटर बिल देखेगा। ऑडिटर देखेगा कि आपने क्या पहले उतना सामान खरीद भी रखा था, क्या वेयर हाउस से उतना सामान गेट से बाहर गया तो गेट पे कोई एंट्री करी क्या। तो अगर ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो ऑडिटर मान लेगा कि हाँ भैया इसने देने ही होंगे 5 लाख रुपए। बात समझ में आई? तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। लेकिन अगर ऑडिटर कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा कहीं पे, तो वो क्या करेगा? वो डिस्क्लोजर दे देगा कि भैया ये जो ऐसे था, ये बोलता था ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि ये वजह रही। बात समझ में आई? अब कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी आता? उसने लिख के बता दिया कि ये वजह रही और उसने ओपिनियन में दे दिया कि सब कुछ सही है, तो कल को अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? देखो दो चीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसकी ओपिनियन की। अगर उसने लिख के दिया कि सब कुछ सही है तो उसको पकड़ा जाएगा कि भैया इसमें दिक्कत आ गई, ठीक है। तो या तो वो अपनी ओपिनियन में लिख के दे कि इस चीज़ के अलावा सब कुछ सही है, या तो इस तरह से बनाए। वो जो भी ओपिनियन दे रहा है जितने भी पोर्शन के ऊपर, उस पोर्शन के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ही रहेगी। सिर्फ डिस्क्लोजर दे देने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। सही है, लॉजिकल है। पढ़ें एक बारी। Duties in relation to engagement and quality control standards. It is the duty of professional accountants to see that standards are followed in engagement undertaken by them. Ordinarily, these are to be followed by professional accountants. However, a situation may arise when a specific procedure is required in standards would be ineffective in a particular engagement. कि एक स्टैंडर्ड जो तरीका बोलता है कि भैया आप कंफर्मेशन ले लो,
वो इनफेक्टिव साबित हो रहा है इस पर्टिकुलर ऑडिट में, तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट करेगा कि उसने कौन से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वो जो पर्पस था, यानी कि कंफर्म करना कि 5 लाख ही बैलेंस है, उसने कंफर्म कर लिया कौन से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, और रीज़न भी देगा कि मैंने पहले वाला फॉलो क्यों नहीं किया जो स्टैंडर्ड बोलता है, और ये वाला फॉलो क्यों किया। सही है। फिर फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर्स। Mere disclosure in the report does not absolve a professional accountant from complying with applicable standards. सिर्फ डिस्क्लोजर देने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती। पूछना कुछ? चैप्टर खत्म? पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी? शक्ल से तो लग रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि अपनी रिपोर्ट में लिख के बताओ कि भैया मैंने ये वाला फॉलो नहीं किया, दूसरा फॉलो किया है, और वो वाला क्यों फॉलो नहीं किया ये भी बताओ। हाँ, रीजंस फॉर, वो कह रहे हैं सिर्फ डिस्क्लोजर देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है कि मैंने ये फॉलो नहीं किया। आपको पहली बात ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ओपिनियन देनी पड़ेगी कि भैया ये ठीक है कि नहीं है, और ये ठीक नहीं है तो इसको छोड़ के बाकी सब ठीक। सही है। डिपार्चर वाले जो पॉइंट है उसकी वैसे लिख सकते हैं, मेयर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। डिपार्चर का मतलब क्या है कि उसने एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ फॉलो करी, ये होता है डिपार्चर का मतलब। तो वो बोल रहा है कि उसने अगर कोई डिपार्चर करा है तो उसकी तरफ ध्यान ले कि भैया ये चीज़ ध्यान से पढ़ लो, शेयर होल्डर्स ये चीज़ ध्यान से देख लो कि मैंने ये फॉलो नहीं किया और बाकी चीज़ें फॉलो करी। बात समझ में आ रही है? और कुछ मैडम आपको पूछना हो?